बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज मेरे पास चार खबरें हैं। पहली खबर इमरान खान और फौजी क़यादत से मुतल्लिक है, और फिर खान साहब ने एक अहम शख्सियत के बारे में ये इंकिशाफ किया कि वो लाहौर में 3 दिन गुजारते हैं। ये क्या माजरा है, ये भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर एक सवालनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के लिए पेश किया गया, उनकी खिदमत में। ये सवालनामा क्या है, ये भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर एक साजिश रचाई जा रही है, गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत दर्ज किया जाएगा। यह साजिश कहां से शुरू हुई, इसके मेन किरदार कौन है, और किस किस्म का स्क्रिप्ट दिया गया है इन किरदारों को, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब के जलसों का हुजम बहुत बड़ा है। खान साहब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से एक सवाल कर रहे हैं, और सवाल यह है जो उन्होंने अपने खिताब में भी किया कि उनकी फौज से कोई लड़ाई नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की जमात को, इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फौज से लड़ाना चाहते हैं। और ये किरदार पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जो दिन रात कोई ना कोई साजिश जो है वो बुनते रहते हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि गद्दार वो हैं जो मुल्क का पैसा चोरी करके ऑफशोर अकाउंट्स में डालते हैं, जो अपना सब कुछ बेचकर मुल्क में रहे और जिनका जीना मरना पाकिस्तान में हो, वो गद्दार किसी सूरत भी नहीं हो सकते। वो ये भी कहते हैं कि जब ये लोग इख्तिदार में नहीं होते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राय साहब, हमने ये जो वारदात डाली गई इन किरदारों की तरफ से, वो लंदन में इसकी एक हमने छवि देखी, और एक सिलसिला यहां से शुरू रहा। इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने के जो माहिर हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, जिसका इशारा खान साहब ने आज अपनी तकरीर के अंदर भी किया। वो ये कहते हैं कि जो दुश्मन मुल्क को तोड़ना चाहते हो, वो चाहेंगे कि पीटीआई कमजोर हो। जब शहबाज शरीफ के आने पर भारत और इसराइल में खुशियां मनाई गई, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के जाने पर मुस्लिम ममालिक में अफसोस मनाया गया, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, आखिरी दम तक उनका मुकाबला करूंगा। और हमारी जमात तमाम सूबों में है और मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए सबसे बड़ी और एक कड़ी है तमाम जमातों को। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि 13-14 जमातें इकट्ठी हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। राय साहब, ये जो सवाल उठाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की फौज से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन कुछ किरदार इस लड़ाई को हमेशा भड़काते रहे, ये किरदार कौन से हैं जिस तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं? देखें हाशमी साहब, खान साहब की फौज के साथ तो कोई लड़ाई नहीं। फौज के साथ बतौर इदारा इमरान खान साहब की किसी किस्म की चपकलिश नहीं। फौज के साथ बतौर इदारा इमरान खान साहब का कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन इसका हरगिज मतलब यह भी नहीं है कि इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि उनको फौज के किसी भी किरदार से कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि हाशमी साहब, इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि अमेरिका से एक साजिश हुई, उसके बाद कुछ अंदरूनी किरदार थे जिन्होंने उस साजिश को एग्जीक्यूट किया। खान साहब फिर मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अल्फाज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि खान साहब कुछ मखसूस किरदारों की तरफ कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली इशारा करते हैं। अब खान साहब जो बात कर रहे हैं कि हमें फौज से लड़वाने की साजिश की जा रही है और इंपोर्टेड हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ और फौज आमने सामने आ जाएं। वो किस तरह कि आप देखें कि पहले जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और ये लॉन्ग मार्च जब डी चौक में पहुंचने लगा, तो आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए राना सनाउल्लाह ने फौज की डिप्लॉयमेंट कर दी, फौज को बुला लिया। फिर उससे पहले रेंजर्स को बुलाया गया। यानी ये क्या कोई दहशतगर्दों के काफिले पहुंच रहे थे डी चौक में कि रेंजर्स को बुलाने की जरूरत पड़ी? क्या अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस काफी नहीं थी? और फिर पूरा एक पीछे ट्रैक रिकॉर्ड था तहरीक इंसाफ के जलसों का, जो कि बहुत बड़े तारीख साज जलसे हुए और 16 दिन में कुछ 13 के करीब जलसे किए तहरीक इंसाफ ने, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा था। तो फिर रेंजर्स को बुलाने का क्या मकसद था? और रेंजर्स से जो शेलिंग करवाई गई,
पीटीआई के जो उस वक्त कारकुन एहतजाज कर रहे थे, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ ये लम्हात देखकर, ये मनाजिर देखकर कि रेंजर्स ने भी हमारे लोगों पर शेलिंग की। तो उस वक्त रेंजर्स के जरिए शेलिंग करवाना, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद यही था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और रेंजर्स आमने सामने आ जाएं। फिर शेख रशीद ने भी कहा कि मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जब मुलाकात करूंगा तो उनसे गिला करूंगा कि रेंजर्स ने क्यों पीटीआई के लोगों के ऊपर शेलिंग की। तो ये मंसूबा था राना सनाउल्लाह का, मरियम नवाज का, कि हम बीच में से हट जाएं, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ, रेंजर्स और तहरीक इंसाफ और फौज आमने सामने आ जाएं। और खान साहब से लोग सवाल पूछते हैं कि आपने डी चौक में धरना क्यों नहीं दिया? खान साहब ने धरना इसलिए नहीं दिया कि खान साहब का जीना मरना इस मुल्क में है। खान साहब को पता है कि अगर आप फौज को कमजोर करेंगे, अगर फौज के साथ लड़ाई करेंगे, फौज को तकसीम करेंगे, तो फिर ये मुल्क कमजोर होगा। और उस वक्त हाशमी साहब, चूंकि मैंने ये लॉन्ग मार्च खुद कवर किया है, डी चौक में जाकर मैंने वो हालात देखे हैं कि डी चौक में उस वक्त किस किस्म के हालात थे। अगर खान साहब उस वक्त ये लॉन्ग मार्च के बाद धरना देने का ऐलान कर देते, उस पूरी सूरत हाल में जब आर्टिकल 245 के तहत फौज को राना सनाउल्लाह ने बुला लिया था, तो ये मामलात सीधे तसादुम की जानिब जाते और लोगों में इतना गम गुस्सा था कि लोग और फौज आमने सामने आ जाते। क्योंकि उससे पहले राना सनाउल्लाह ने जिस किस्म की बर्बरियत की थी, जिस तरह से तहरीक इंसाफ की खवातीन, बच्चियों के ऊपर आंसू गैस के शेल बरसाए गए थे, हाशमी साहब इस तरह के तो हमने मनाजिर अपने 20-22 साल के जो सहाफती करियर है उसके अंदर नहीं देखे। तो ये वो साजिश थी कि किसी तरीके से फौज को और तहरीक इंसाफ को, फौज को और इमरान खान साहब को आमने सामने कर दिया जाए। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर फौज का बड़ा सियासत पर असर रसूख भी होता है, तो एक तासुर बनाया जाए कि फौज को किसी भी सूरत इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना चाहिए। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें खान साहब बात कर रहे थे। लेकिन इसमें खान साहब और पाकिस्तान के जो अवाम है वो एक गिला शिकवा जरूर करते हैं, और वो गिला शिकवा ये करते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो अफवाज हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी भी है, जो ये जिम्मेदारी पहले निभाते भी रहे हैं, कि जब भी आपके मुल्क के ऊपर कोई फिजिकली अटैक हो, जैसे कि बालाकोट में मिस एडवेंचर एक भारत की जानिब से किया गया था, हमने और हमारी फौज ने 2 तैयारे भारत के मार गिराए थे। इसी तरह 65 की जंग हो, उसके बाद की जंगें हो, कारगिल की जंग हो, तो जहां भी हमारी कौमी सलामती को खतरा हो, वहां पर फौज और फौज से जुड़े जो ज़ैली इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने कौमी सलामती की हिफाजत करनी होती है। इसी तरह अगर हमारी किसी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, यानी सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत की बात नहीं है, अगर उसके खिलाफ कोई बैरूनी साजिश हो रही है, हमारी एजेंसियां बहुत फाल भी हैं, हमारी ISI जो है वो मुल्क की पहली दिफाई लाइन भी कहलाती है। तो खान साहब अपने जो खिताबात करते हैं उसमें ये तासुर देते हैं कि हमारी एजेंसियों से जिस किस्म के रोल की तवक्को थी कि इस साजिश को वो रोकते, हमारी फौज से जिस किस्म की तवक्को थी, यानी फौजी क़यादत से, कि वो इस साजिश को रोकने में अपना किरदार अदा करते, तो इमरान खान साहब असल में कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि फौजी क़यादत की जानिब से या हमारी एजेंसीज की जानिब से जो हमें तवक्को थी वो किरदार अदा नहीं किया जा सका। इसी वजह से वो फिर सवालात भी पूछते हैं जलसों में, और आम लोग भी फिर इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट से या फौजी क़यादत से सवालात करते हैं। राय साहब, खान साहब ने पाकिस्तान की अदालतों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवालात किए, एक सवालनामा पेश किया उनकी खिदमत के अंदर। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, खान साहब अपने जलसों के अंदर बारहा कहते रहे कि इंपॉर्टेंट हुकूमत को किस तरह बनाया गया, अदम एतमाद जिस दिन तहरीक पेश की गई उस दिन रात को अदालतें कैसे लगी, और फिर एक कॉन्टिन्यूटी थी खान साहब के बयानिए को तोड़ना और अवाम के सामने जलसों को देखकर शायद ये हुकूमत जो है और कुछ लोग घबरा गए, इस फैसले को जो 86 सफ़ात पर मुश्तमिल है लाया गया। अब खान साहब ने जो सवाल किया है वो ये कहते हैं कि मरासले पर तफ्तीश नहीं की गई, मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ हुई, मैंने पहले काबीना के सामने वो मरासला रखा,
22 करोड़ आवाम के लिए इनसे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लियामेंट में भी वो मरासला रखा गया। स्पीकर और सदर पाकिस्तान ने साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, और जब सदर ने मरासला भिजवाया तो क्या आपकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सवालात हैं। अगर आप फैसला पढ़े ना राय साहब, उसमें ये कहा गया है कि कुछ हिस्से पेश किए गए, लेकिन आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब की तरफ से भी देखा कि उन्होंने बताया कि साइफर तो आपके पास मौजूद था। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर आप कौमी सलामती में मामला लेकर जा सकते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मामला लेकर जा सकते हैं, कमीशन बना सकते हैं, वो सब कुछ किया गया। इससे ज्यादा इमरान खान क्या कर सकता था? ये वो सवाल है जो अदालतों की तरफ है, और अदालत से ये सवाल किया गया है कि आप बताएं तहकीकात क्यों नहीं की गई और किसको खुश करने के लिए तहकीकात अब तक नहीं की गई, और कौन से ऐसे किरदार हैं जो तहकीकात होने नहीं देते? देखें आशफी साहब, जिस दिन अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को यह धमकी दी गई थी, उससे अगले दिन तो तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। यानी जिस दिन यह धमकी दी गई उससे अगले दिन अमली तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई थी। अब खान साहब जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई तो एक तो वैसे ही हुकूमत बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो अगले 3-4 दिन थे, उन 3-4 दिनों में इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जितना एग्रेसिवली वो इस मरासले की तहकीकात के लिए जितने इकदाम कर सकते थे, जो उनके पास बहुत छोटी सी एक टाइम की विंडो थी, बहुत कम टाइम रह गया था, उसमें भी खान साहब ने 3-4 बड़े इकदाम किए। एक तो खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया ताकि लोगों का शक्को शुबा दूर हो जाए। यानी अगर इमरान खान साहब ये कहें कि यह साजिश है और मेरी हुकूमत गिराने के लिए धमकी दी गई है, तो हो सकता है कि खान साहब के सियासी मुखालफिन कहें कि ये तो खान साहब अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहे हैं। तो खान साहब ने क्या किया? पहला इकदाम जो कि इस मरासले के हवाले से खान साहब के मौक़िफ़ को एक तरह से जांचे कि खान साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया। इतने फेयर थे खान साहब अपने इस मौक़िफ़ के मामले पर और इतने कॉन्फिडेंट थे। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास एक ऐसे वक्त में खान साहब ने बुलाया जब मुकम्मल तौर पर यह तासुर था कि अब इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान साहब का एक पेज बाकी नहीं रहा, और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब के साथ पहले की तरह नहीं खड़ी और वो कहीं और पर खड़ी है। अब इस पूरी सिचुएशन में हाशमी साहब, अंदाजा ये था कि खान साहब ने अब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो बुला लिया है, लेकिन हो सकता है कि इसका जो एलामिया है वो उस तरह का ना आए जो कि खान साहब का मौक़िफ़ था। लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, डीजी ISI जनरल नदीम अंजुम, तीनों सर्विसेज चीफ और आपके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद थे। और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फिर यह फैसला किया कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर को आप पाकिस्तान के अंदर डिमार्च करें, क्योंकि ये जो मरासला है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना सिर्फ ये कि खुली मदाखलत है, बल्कि नाकाबिले कबूल मदाखलत है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम से पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा यह फैसला किया गया कि एक नाज़िमुल अमूर को डिमार्च किया जाएगा, वो भी अमेरिका के। और दूसरा फैसला यह किया गया कि वाशिंगटन DC में भी एहतजाज किया जाएगा और डिमार्च किया जाएगा। इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। एक फोरम तो ये था। दूसरा फोरम ये था कि खान साहब इसको पार्लियामेंट में ले जाते। तो खान साहब ने एक जो इजलास था पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी, यानी एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, एक पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी है, खान साहब ने, असद कैसर ने उस कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया ताकि अपोजिशन लीडर को भी दिखा दिया जाए और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के बेटे, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो, इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी, तो मोने सिलाई, तो जितने भी लीडर्स हैं उनको ये मरासला दिखा दिया जाए कि देखें हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, आप खुद देख लें कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। दो काम खान साहब ने ये कर दिए। तीसरा काम खान साहब ये कर सकते थे कि फौरन ये जो लेटर है, ये जो साइफर था,
इसको चीफ जस्टिस को भिजवा देते। खान साहब ने चीफ जस्टिस को भिजवाया और यह भी कहा कि इसके ऊपर तहकीकात के लिए आप कमीशन तश्कील दें। और फिर जो एक पटिशन लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ, तो बाबर आवान ने आज भी उन हियरिंग्स का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं वो प्रोसीडिंग्स कवर कर रहा था, आज भी उस हियरिंग का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि बाबर आवान ने ये अल्फाज बोले थे कोट अनकोट कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, ये जो 5 रुकनी बेंच है, ये चीफ जस्टिस साहब, इनको मैं एक अलग चैम्बर में इस साइफर के ऊपर ब्रीफिंग दे सकता हूं, बता सकता हूं, क्योंकि जाहिर है कि पूरी अदालत के अंदर वहां वकला भी मौजूद होते हैं, आम लोग भी मौजूद होते हैं, तो इस साइफर के मुतालिक बात नहीं की जा सकती थी। साइफर की कॉपी पहुंच चुकी थी चीफ जस्टिस साहब के पास और अलग से एक ब्रीफिंग का भी कहा गया। तो इससे ज्यादा इमरान खान साहब क्या कर सकते थे जब वो चैलेंज भी कर रहे थे कि शहबाज शरीफ आकर देखें साइफर और मुझे झूठा साबित करें कि इसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के अल्फाज नहीं है और मेरी हुकूमत गिराने की धमकी नहीं है। फिर हाशमी साहब, जो आपने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर, जो अब यूरोप में पाकिस्तान के सफीर हैं, उनको जब बुलाया, दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी पता यह चला कि असल में पाकिस्तान के जो सफीर थे उन्होंने भी कहा था, रिकमेंड किया था कि यह इतना संगीन मामला है कि अमरीकी नाज़मुल अमूर को बुलाकर आप डीमार्च करें, क्योंकि उस वक्त यहां पे अमरीकी सफीर मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था कि ये डीमार्च होना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी सफीर भी ये समझते थे, जो कि एक करियर डिप्लोमेट हैं, वो भी ये समझते थे कि ये पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है। फिर हाशमी साहब, ये जो साइफर था, ये इमरान खान साहब को बराह रास्त मिला भी नहीं, शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर खारजा थे उनको भी नहीं मिला। इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि ये साइफर बराह रास्त उनको क्यों नहीं मिला और शाह महमूद कुरैशी को बाद में अज खुद किसी नामालूम ऑफिसर की कॉल के ऊपर ये साइफर क्यों निकलवाना पड़ा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट की समझ से बालातर है कि इमरान खान साहब ने तो, जो उनके पास 10-12 दिन रह गए थे तहरीक अदम एतमाद आने के बाद, उन्होंने तो काबीना से डी क्लासिफाई भी करवा लिया था, इसको डी क्लासिफाई करने की मंजूरी भी ले ली थी। तो खान साहब ने तो वो तमाम इकदाम कर दिए अपने 15 दिन के अंदर कि किसी तरीके से इसकी तहकीकात हो जाए। और अगर उस वक्त टाइम की कमी की वजह से या खान साहब की हुकूमत के जाने की वजह से इसकी तहकीकात नहीं हो सकी, तो अब इसकी तहकीकात में क्या रुकावट है? यानी एक साइफर की वजह से पूरी कौम तकसीम है, पूरी कौम इंतशार का शिकार है, कौम में एक ऐसा आप कह लें कि बेचैनी और इस्तराब है कि खदशा है कि हालात श्रीलंका की हालात की जानिब ना चले जाएं। तो अब कौन रोक रहा है चीफ जस्टिस साहब को इस साइफर की तहकीकात करवाने से? अभी चीफ जस्टिस साहब एक जुडिशल कमीशन बना दें, ISI से कहें, मिलिट्री इंटेलिजेंस से कहें कि वो अपना इनपुट दें, फॉरेन ऑफिस भी अपना इनपुट दे, खान साहब को भी बुलाया जाए, दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी बुलाया जाए, और खान साहब अगर झूठ बोल रहे हैं तो साबित कर दें कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यह कहना बड़ी ज्यादती है कि खान साहब ने अपने दौर में इसकी तहकीकात करवाने के लिए कुछ नहीं किया, और यह भी गलत बयानी है कि यह जो साइफर है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया या चीफ जस्टिस साहब को पेश नहीं किया गया। राज साहब, एक सवाल पूछा है और एक इंकशाफ किया है एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन के एक शख्सियत के हवाले से, और खान साहब ने पूछा है कि आप हफ्ते में 3 दिन क्या करते हैं लाहौर के अंदर, और उन्होंने यह भी कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में एक गेंद से 2 विकेटें गिराएंगे। इलेक्शन कमिश्नर हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हैं, जवाब दो, और याद रखो ये कौम तुमको माफ नहीं करेगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में 15% लोग खौफ से खड़े नहीं हुए। 30 साल से इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी। और ऑब्वियसली उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा कि जितने तहफुजात सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में सामने आए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ लोगों के साथ साजबाज की गई और उन्हें खामोश कर दिया गया। अब राय साहब, ये जो 2 विकेटें गिरानी है, एक तो ये, और फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं लाहौर में, किससे मिलते हैं, क्या वादे किए जाते हैं और इनको वफा करने के लिए क्या तदबीरें अपनाई जा रही हैं लाहौर के अंदर? जी आशमिन साहब, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले की जानिब आते हैं। एक पॉइंट जो चीफ जस्टिस वाला रह गया था, खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से यह भी कहा है कि आप इस बात की भी तहकीकात करें कि फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे काम करता था, जाहिर है कि मैं प्राइम मिनिस्टर था,
इसी तरह जो सफारतकार थे पाकिस्तानी असद मजीद, वो भी इमरान खान साहब के अंडर ही काम करते थे, प्राइम मिनिस्टर के नीचे फॉरेन ऑफिस और फिर फॉरेन ऑफिस के नीचे पाकिस्तानी सफारतकार। तो खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब इस बात की भी तहकीकात करवाएं कि आखिर अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू किसको ये पैगाम दे रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो। वो मेरा फॉरेन ऑफिस तो मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकता था, मेरा जो सफीर था असद मजीद वो तो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं गिरा सकते थे। तो पाकिस्तान के अंदर किस कुव्वत को अमरीकी सफारतकार ये पैगाम दे रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दें, तो इसकी भी तहकीकात कर लें। ये भी खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा है और आप समझ सकते हैं कि खान साहब ने क्या इशारा किया है। अब आ जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब। देखें हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जो खान साहब ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकातें करते हैं मरियम नवाज से, और खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमजा कुकड़ी के साथ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का जो एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट जब मेरी नजर से गुजरा तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने शायद एतराफ जुर्म कर लिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट में यह नहीं लिखा हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई मरियम नवाज से मुलाकात नहीं की। यह भी नहीं लिखा गया कि हमजा शहबाज से कोई मुलाकात नहीं की, यानी कोई भी कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया गया, बल्कि यह कह दिया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी के साथ छुप छुप कर मुलाकातें करने की जरूरत नहीं है। सियासतदान तो खुद आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए। अब आप समझ लें कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, शायर इसमें क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि सियासतदान तो खुद आते हैं, यानी मुलाकातों को वो डिनाई नहीं कर रहे कि मुलाकातें हुई हैं। इस बात को उन्होंने अभी तक हमजा शहबाज और मरियम नवाज के साथ मुलाकात को डिनाई नहीं किया, और अब तो इमरान खान साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा है इलेक्शन कमीशन का ये बयान आने के बाद, और इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए जो एक तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया और एक खबर लॉन्च की कि पैमरा से इमरान खान साहब की तकरीरों का रिकॉर्ड मांग लिया है, ताकि हम देखें कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक क्या बातें की हैं या क्या इल्जामात लगाए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो इलेक्शन कमीशन का एक एग्रेसिव स्टेटमेंट था, उसके बाद भी खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 दिन लाहौर जाते हैं, अपनी पूरी टीम को लेकर जाते हैं, मरियम नवाज से मिलते हैं, हमजा कुकड़ी के साथ मिलते हैं। ये अल्फाज खान साहब के थे। तो आखिर क्या मजबूरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि वो ज़िमनी इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं, 2-3 दिन रह गए हैं और वो 3-3 दिन जाकर लाहौर में बैठ जाते हैं। अब हाशमी साहब, इसका तो कोई जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि 3-3 दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां जाकर बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि खान साहब के पास शवाहिद मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज या मरियम नवाज इन मुलाकातों को डिनाई नहीं कर रहे कि इस किस्म की मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई। फिर हाशमी साहब आप ये देखें कि खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुतल्लिक भी वहां पर सवालात उठाते हैं। यानी इससे पहले खान साहब ने बताया था कि मिस्टर एक्स तो मौजूद हैं लाहौर में और लाहौर रीजन में उनको धांधली की जिम्मेदारी दी गई। फिर खान साहब ने कहा कि मिस्टर वाई को मुल्तान रीजन की जिम्मेदारी दी गई, और अब खान साहब ने कुछ और कैरेक्टर्स की बात की है जिनमें एक डीपीओ भी शामिल है। खान साहब ने कहा कि एक डीपीओ, एक डीसी और इसी तरह ये जो आपकी इंतजामिया के दीगर ओहदेदार होते हैं, ये सब इस काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमजा शहबाज को जितवाना है। लेकिन इसके बावजूद कि ये पूरी रियासती मशीनरी, पूरे आपके रियासती इदारे, पूरी आपकी अदालतें, पूरा कानूनी निज़ाम इमरान खान साहब को हराने के लिए इस वक्त पंजाब में एक होकर काम कर रहा है, लेकिन जो अवाम की सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ है वो ये बता रही है कि खान साहब के जलसे मरियम नवाज के और नून लीग के जलसों से 7-7 गुना बड़े हैं। जो 5 सर्वेज आगे उनमें ये इंडिकेट किया गया है कि 16 से 18 नशिस्तें तहरीके इंसाफ जीतेगी, ये तमाम रियासती हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद। इसका मतलब ये हाशमी साहब कि अब अगर धांधली होती है, यानी ये इतने क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि 16 से 18 नशिस्तें तहरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए, उसके बावजूद धांधली होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे इदारे और इलेक्शन कमीशन ये जानबूझकर इस मुल्क को श्रीलंका के हालात की जानिब धकेल रहे हैं। और शीरी मजारी ने देखें इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है। शीरी मजारी ने कहा है कि अगर ये धांधली की गई
तो फिर हम मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के दफातर के सामने भी पुरअमन एहतजाज पर मजबूर होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने भी हम मुजाहरे करेंगे। तो क्या यहां तक नौबत पहुंचनी चाहिए कि इस किस्म के मुजाहरे, इस किस्म के हसास दफातर के सामने हो? इसका जवाब तलाश करना है अब हमारे इदारों ने कि क्या आगे आपने मुल्क में इंतशार देखना है या आपने इस मुल्क को इंतशार से बचाना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देना है। राय साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जज और जजेस बंद कमरों में क्या फैसले करते हैं। और फिर दूसरी तरफ जब सवाल पूछा गया कि कौन फैसले करता है, तो उन्होंने कहा कि अक्लमंदों को मालूम है कि साइफर की तफ्तीश क्यों नहीं करवाई गई। ये एक रिएक्शन नजर आ रहा है। जो खबर पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में और ऑब्वियसली डिस्कस हो रही है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी और सेनेट में इस हवाले से करारदाद भी जमा करवा दी गई है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, आइन तोड़ा गया। और फिर मरियम नवाज ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी सियासतदान को आइन शिकन कहा गया। राजा साहब, मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है और बड़ी आजिज़ी के साथ आपसे भी और पाकिस्तान के तमाम जितने भी बड़े हैं फैसला साज हल्के हैं उन सब से, कि जब हाई कोर्ट का जज एक फैसला देता है तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देते हैं, तो तब तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती कि उस, और जब वो लिखती है अपना फैसला हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो कहीं नहीं लिखा जाता कि जिस जज ने फैसला दिया वो आइन के खिलाफ था। लिखा जरूर जाता है, लेकिन गद्दारी का मुकदमा तो इस तरह तो फिर तमाम हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर दायर होना चाहिए। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जजों के, जब जज कोई कानून तोड़े, आइन तोड़े, उस पर भी गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए? और क्या फिर पाकिस्तान में कोई जनरल कानून तोड़े, आइन तोड़े, तो क्या उसे भी आइन शिकन कहना चाहिए? इस पर जरूर रोशनी डालें। देखें, सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह से यह सवाल करना चाहिए कि आपके लीडर्स ने क्या जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चला लिया और जनरल मुशर्रफ को आपने रोक लिया था? फिर पाकिस्तान में आपको पता है ना कि जब आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया गया था तो उस वक्त क्या हुआ था। नंबर 2, हाशमी साहब, कि अगर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना है और जिस किस्म की डेफिनेशन राना सनाउल्लाह बता रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांग एविडेंस, यानी पाकिस्तान के अंदर मैं तो कभी भी ये यकीन नहीं करता कि किसी भी एक शख्स पर, चाहे उसका ताल्लुक अपोजिशन से हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो हुकूमत से हो, किसी भी शख्स पर गद्दारी का मुकदमा नहीं चल सकता, ना चलना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के ऊपर इस किस्म के मुकदमात, ये बोगस मुकदमात आप चलाएं। लेकिन हाशमी साहब, जिस तरह की डेफिनेशन बताई जा रही है, यानी जो इकदामात बताए जा रहे हैं, अगर उस डेफिनेशन को और वो मेजरमेंट राड आप अपने सामने रख लें, तो उसका मतलब तो ये है कि फौज ने ये कहा था कि हमारे खिलाफ जो बदतरीन साजिश हुई वो डॉन लीक्स थी। और उस वक्त फौज ने, आप ये कह लें कि जब आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ और बाद में जनरल बाजवा ने भी डॉन लीक्स की तहकीकात पर एक अदम इत्मीनान का इजहार किया था। परवेज रशीद और तारिक फातमी के खिलाफ कार्रवाई करवाई गई थी। तो उस वक्त तो तासुर ये बनाया गया था कि ये आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात शरीफ ख़ानदान पर और परवेज रशीद पर और तारिक फातमी पर चलने चाहिए। इसी तरह ख्वाजा आसिफ के जो फौज मुखालिफ स्टेटमेंट्स हैं, इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ ने जब अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और ये कहा कि मैं कारगिल के राज खोल दूंगा, तो ये अगर आप डेफिनेशंस देखें, और मरियम नवाज ने फौज मुखालिफ नारे लगवाए आज़ाद कश्मीर में, जब इलेक्शन हुआ तो ये कहा कि वहाँ पर पाक फौज से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। अगर आप उन डेफिनेशंस को मान लें जिन डेफिनेशंस की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा हम दर्ज करेंगे और आगे चलाएंगे, तो फिर तो पूरी नून लीग के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो जाएंगे। इसलिए राना सनाउल्लाह को थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। और फवाद चौधरी का ये स्टेटमेंट भी बड़ा मानी खेज है, जो कि उन्होंने जाहिर है कि इमरान खान साहब की मशावरत से दिया, कि एक तो ये जो आर्टिकल 6 आप कह रहे हैं गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे और फांसियां लगाएंगे, तो कितने आप लोगों को लटकाएंगे? यहाँ पर रस्से जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, लोगों के गले जो हैं वो ज़्यादा हैं। यानी करोड़ों लोगों को जो इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स हैं
और आम लोग भी जो इस वक्त समझते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की गई, क्या आप उन सब पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमे चलाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो कहते हैं फवाद चौधरी के जजेस और जनरल्स बंद कमरों में ये फैसला करते हैं कि किसकी हुकूमत बनेगी, कब तक रहेगी और किस वक्त हुकूमत गिरेगी। तो पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख देखें तो ये तो एक हकीकत है, यानी एक तल्ख हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में जजेस का और जनरल्स का पिछले 75 साल में आप देखें तो फैसले तो इसी तरह होते रहे हैं। इसी तरह जब भी डिक्टेटरशिप आई है, जब भी आमरीत आई है, तो हमारी क्या अदालतें उस आमरीत को लीगल कवर नहीं देती रहीं? खुद राना सनाउल्लाह जो नून लीग में ये कहते हैं कि नून लीग जनरल मुशर्रफ की विक्टिम थी, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का जो टेक ओवर था उसको लीगल कवर किसने दिया था? अदालतों ने ही उसको कवर दिया। जब भी कोई आमिर आता है तो उसको लीगल कवर अदालतें ही देते हैं। तो इसलिए एक ये परसेप्शन तो बड़ा स्ट्रांग है और बिल्कुल ठीक परसेप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर जजेस और जनरल्स मिलकर ये फैसले करते रहे हैं। अब इस परसेप्शन को अगर ख़त्म करना है, जैसे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, और एक मरतबा तो उन्होंने ये भी कहा था कि माजी में गलतियां हुई हैं फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, और अब उन गलतियों को सुधारना चाहिए। तो अगर ये जजेस और जनरल्स एक कमरे में बैठकर फैसले करने का जो परसेप्शन ख़त्म करना है, तो वो परसेप्शन तभी ख़त्म हो सकता है कि एक आपके पास लिटमस टेस्ट आ गया है, एक आपके पास केस आ गया है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का। तो इस ज़िमनी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से होने दीजिए, देखिए कि अवाम क्या फैसला देते हैं, अवाम की राय भी सुन लीजिए, देखिए कि अवाम क्या फैसला देते हैं। अगर अवाम फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ देते हैं तो वो भी कबूल करना चाहिए, लेकिन कम से कम अवाम को फैसला करने दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब ये कहें कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इसी तरह डीपीओ और डीसी जो हैं ये धांधली करवा रहे हैं। तो आपके पास एक टेस्ट केस है कि आप इस ज़िमनी इंतखाब को साफ और शफाफ तरीके से होने दें, और फवाद चौधरी जिस परसेप्शन की बात कर रहे थे, जो ठीक परसेप्शन है, उसको अब आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के लिए गलत साबित कर दें। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।